लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कुलर कर्वेचर। इसको अभी हम लोगों ने जो ऑस्कुलेटिंग सर्किल किया था वही हमारा सर्किल ऑफ कर्वेचर भी कहलाता है, उसी को सर्कुलर कर्वेचर ऐसा कहा जाता है। अब इसका लोकस, इससे क्या अभिप्राय है, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दें कि हमारा कोई एक कर्व दिया गया है। एक्चुअली एक कर्व जो है हमारा वो स्पेस का कर्व है। तो हमने क्या किया, इसका कोई एक पॉइंट लिया P और इसका कोऑर्डिनेट हमने XI ऐसा ले लिया। ये हमारा कर्व है C, ये 3 डायमेंशन में एक कर्व दिया गया C। अब इस पॉइंट पर ऑस्कुलेटिंग सर्किल जो निकलेगा वो क्या होगा, अभी हम लोगों ने देखा कि इस कर्व का इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हुआ वो हम निकालेंगे और वो हमारा रो हुआ। यानी इस कर्व का, जिसको C से रिप्रेजेंट किया गया है, इस पर कोई एक पॉइंट हमने लिया P जिसका कोऑर्डिनेट XI है। इसका जो सर्किल ऑफ कर्वेचर है, यानी जो ऑस्कुलेटिंग सर्किल है, उसका सेंटर हमारा क्या हुआ, तो सेंटर की जो वैल्यू होता है वो CI = XI प्लस रो PI। इट मीन्स जिस पॉइंट पे ऑस्कुलेटिंग सर्किल निकालना है तो इस पर टेंजेंटल है इस पॉइंट पर, और ऑस्कुलेटिंग प्लेन में प्रिंसिपल नॉर्मल P, और तब इस XI से रो डिस्टेंस पर, इससे रो डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने पाया और वही हमारा हो गया CI, यह रो डिस्टेंस पर है। तो इस कर्व के इस पॉइंट पर जो सेंटर का कोऑर्डिनेट हुआ वो हमारा ये आ गया। अब आप क्या करें कि इस कर्व का दूसरा पॉइंट हमने लिया, यह पॉइंट लिया, तो अब इस पॉइंट पर हमको ऑस्कुलेटिंग सर्किल का सेंटर क्या होगा उसको देखें। तो क्या करेंगे, यहाँ टेंजेंट लेंगे, यहाँ टेंजेंट ऑस्कुलेटिंग प्लेन में इसके परपेंडिकुलर एक लाइन लिया, और तब देखेंगे कि इस कर्व के इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हुआ। जो पॉइंट बदलता जाएगा तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बदलता जाएगा। तो क्योंकि कोऑर्डिनेट जब बदलेगा तो उसके रिस्पेक्ट में फार्मूले में रखेंगे तो जो वैल्यू है। अब इस पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हुआ, तो इस पर रेडियस ऑफ, तो ये इसका अब दूसरा पॉइंट इसलिए इसका, और इससे फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका जो लिया वो रेडियस ऑफ कर्वेचर पर इसकी जो ऑस्कुलेटिंग सर्किल होगा उसका सेंटर हमको मिल गया। फिर अब आप क्या कीजिए कि यह लीजिए, अब इसका इस पर फिर ऑस्कुलेटिंग सर्किल निकालना हो, तो अब इसका ऑस्कुलेटिंग सर्किल का सेंटर क्या हुआ, तो अब हम यहाँ टेंजेंट लेंगे, इस पे परपेंडिकुलर लाइन लेंगे, इसका नॉर्मल, और उस प्रिंसिपल नॉर्मल पर इस पॉइंट पर, इस कर्व के इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हुआ, तो जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ उतने को हमने डिनोट कर लिया। इट मीन्स कर्व के जितने भी पॉइंट हैं सभी पॉइंट पर ऑस्कुलेटिंग सर्किल निकालें और उसका सेंटर निकालें। तो जो ये सेंटर हुआ, इस सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो ये फिर एक कर्व देगा, और उसी कर्व को हम डिनोट करते हैं C1 से। यानी हमारा C1 क्या हुआ कि C जो है वो गिवन कर्व है, और उस C का जो गिवन कर्व है तो उस गिवन कर्व के प्रत्येक पॉइंट पर हम ऑस्कुलेटिंग सर्किल लें तो सभी ऑस्कुलेटिंग सर्किल का सेंटर मिलेगा। तो जैसे इसका सेंटर हमको ये मिला, इसका ऑस्कुलेटिंग सर्किल का सेंटर ये आया, इसका ये आया, तो इस कर्व के प्रत्येक पॉइंट पर ऑस्कुलेटिंग सर्किल निकाल लें और उन सभी सर्किल का जो सेंटर हुआ उन सेंटर को ज्वाइन कर देंगे तो फिर एक कर्व मिलेगा, और वो जो कर्व होगा उसी को हम C1 से डिनोट करते हैं। और वो C1 होता क्या है कि वो लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, जो ऑस्कुलेटिंग सर्किल हुआ उसके सेंटर का लोकस हो गया। अब इस जो दूसरा कर्व है उस कर्व का इक्वेशन क्या करेंगे, क्या होगा, तो पीछे ज्योमेट्री में, एनालिटिकल ज्योमेट्री में हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी पॉइंट का यदि लोकस निकालना होता है, कुछ कंडीशन दिया जाता है,
तो हम क्या करते हैं कि उसका कोऑर्डिनेट सपोज कर लेते हैं और जो कंडीशन दिया जाता है उस कंडीशन से उस कोऑर्डिनेट में रिलेशन लेते हैं और उसी कोऑर्डिनेट में जब रिलेशन निकल जाता है तब उसको करंट कोऑर्डिनेट में जब चेंज कर देते हैं तो वही उस पॉइंट का लोकस हो जाता है। अब हमारा जो है सेंटर का लोकस हुआ, ये जो कर्व C1 है वो इसके प्रत्येक पॉइंट का ऑस्कुलेटिंग सर्किल निकाला, उन सभी ऑस्कुलेटिंग सर्किल के सेंटर का लोकस है जिसको हमने C1 डिनोट किया है। तो ये CI यानी C1 C2 C3 ये इसका सेंटर है, तो इसमें ये रिलेशन लाया। अब इसका लोकस निकालना होगा तो जो सेंटर है उसको करंट कोऑर्डिनेट में चेंज कर लेंगे। तो करंट कोऑर्डिनेट में तो ये हमने कैपिटल XI ऐसा ले लिया, तो कैपिटल XI क्योंकि यह स्मॉल XI एक पॉइंट है उस कर्व का, इस कर्व का एक पॉइंट है। तो अब हमारा यह XI बदलता रहेगा, यानी करंट कोऑर्डिनेट इसका जो है इसके स्मॉल XI को ले रहे हैं और ये जो इसका करंट कोऑर्डिनेट है उसको कैपिटल X लिए। तो चूंकि सेंटर का लोकस हमको निकालना है तो सेंटर की वैल्यू ये होता है और इसका लोकस तो रिलेशन निकल आएगा, इसी को करंट कोऑर्डिनेट में जब चेंज कर देंगे तो ये हमारा इस सेंटर ऑफ कर्वेचर का ये लोकस हो गया। तो जो कर्व C1 हुआ उसका हमारा यही इक्वेशन होता है कैपिटल XI इक्वल टू XI प्लस रो PI। तो ये हमारा इक्वेशन आया, ये इसका इक्वेशन है कर्व C1 का। कर्व C1 यहाँ क्या है कि वो हमारा लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है कि प्रत्येक कर्व के प्रत्येक पॉइंट पर ऑस्कुलेटिंग सर्किल लेंगे और सभी ऑस्कुलेटिंग सर्किल को ज्वाइन कर देंगे तो एक कर्व आया, वही कर्व हमारा C1 है और वो इस सेंटर का लोकस हो गया। तो जब इस सेंटर का लोकस आ गया तो सेंटर के टर्म में रिलेशन लाया और इसका लोकस निकालना है तो इसको करंट कोऑर्डिनेट में चेंज कर देंगे तो हमारा इसका लोकस आ गया। यही हमारा C1 का इक्वेशन आ गया। अब इससे रिलेटेड आगे कुछ हमारे थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम्स में जो लोकस ये हमने लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर निकाला, इसी से रिलेटेड अब आप देखेंगे कि इस कर्व का जो कर्वेचर आएगा उसको कप्पा 1 से डिनोट करेंगे। अभी हमारा कर्व C1 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसके आर्क लेंथ को S1 से करेंगे, इसके टेंजेंट को T1 से करेंगे, प्रिंसिपल नॉर्मल को P1 से, बाई नॉर्मल को B1 से। तो इस कर्व में जो लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर है जिसका ये इक्वेशन हुआ, इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स प्रॉब्लम्स आएंगे जिसको हम लोग करेंगे। चलो अभी अब एक थ्योरम है जो अभी हम लोगों ने किया है कि द टेंजेंट टू C1। अब ये C1 क्या है अभी हम लोगों ने समझा है कि जो हमारा गिवन कर्व है वो C है और उस C के प्रत्येक पॉइंट पर ऑस्कुलेटिंग सर्किल है और उस ऑस्कुलेटिंग सर्किल के सेंटर का जो लोकस हुआ वही हमारा कर्व C1 है। तो कहा यह जा रहा है कि जो कर्व C1 है उसका जो टेंजेंट होगा वो जो ओरिजिनल कर्व C है उसके नॉर्मल प्लेन में लाई करेगा, यानी इसका टेंजेंट यूनिट टेंजेंट ये जो गिवन कर्व C है वो गिवन कर्व C के नॉर्मल प्लेन में लाई करेगा, ऐसा हमको दिखाना है। तो अब देखें कैसे करेंगे हम इसका प्रूफ। अब जो कर्व C1 है उसका इक्वेशन अभी हम लोगों ने निकाला था, तो इक्वेशन ऑफ कर्व C1 इज अभी निकाला गया था XI इज इक्वल टू XI प्लस रो PI, ऐसा आप दे देंगे। ये हमारा अब आप देखेंगे C1 के लिए यह X आपका करंट कोऑर्डिनेट है C1 का, लेकिन यह X आपका कर्व C का है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कर्व C का है क्योंकि ये हमारा कर्व C है। इसी पर हमने ऑस्कुलेटिंग सर्किल जब लिया ऑस्कुलेटिंग सर्किल तो इसका एक टेंजेंट आए प्रिंसिपल नॉर्मल और इसी पर इसका सेंटर हमको मिला था।
तो इस पॉइंट का आया, ऐसे इसके जितने पॉइंट होंगे सबको निकालेंगे और तब जो उन सबके सेंटर आएगा तो ये हमारा सी है और ये हमारा C1 है, और इसी का इक्वेशन हमारा ये आया। तो इसके कोऑर्डिनेट को ही हमने कैपिटल XI से डिनोट किया, लेकिन यह XI यह पॉइंट P है जिसका ये कोऑर्डिनेट है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर रो जो है वो इस कर्व का इस XI पर जो है वो है, तो यह रो और यह PI इसका ये इधर की जो भी वैल्यूज है वो ओरिजिनल कर्व C का है और C1 का हमको सब कुछ निकालना है। तो अब आप देखें कि हमको C1 का टेंजेंट निकालना है, तो टेंजेंट तब आएगा जब dXI/ds रहता है, तब हमारा उसी को TI लिखते हैं। तो जब कर्व C1 का लिखना होगा तो उसको T1I लिखेंगे, और T1I d कैपिटल X, क्योंकि इसका करंट कोऑर्डिनेट स्मॉल x लिखे हैं और इसका करंट कोऑर्डिनेट कैपिटल X का। अब इसके आर्क लेंथ को यस से नहीं S1 से करेंगे, तो अब हम ये सब यस के टर्म है, ये कर्व C का है और ये हमारा कर्व C1 का है, तो इसलिए ये S1 के रिस्पेक्ट में होगा और ये हमारा S के। तो यस के रिस्पेक्ट में चूंकि ये ज्यादा टर्म है करें और इसको dXI/ds1 इंटू ds1/ds कर लेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग with respect to S we have S के रिस्पेक्ट में करें, लेकिन इसका यार का लेंथ C1 का जो भी टर्म आएगा वो हमारा 1 इंडेक्स के साथ आएगा, तो ये dXI/ds1 ऐसा लिखेंगे। और यह ds1/ds क्योंकि डिफरेंशिएट तो कर रहे हैं S के रिस्पेक्ट में, तो ये S1 R का लेंथ है तो जिसका है उसके रिस्पेक्ट में करें और उसको जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो हम कर लें। फिर यह XI' और ये दो का प्रोडक्ट है तो ρ' PI प्लस ρ PI', ये वैल्यू हमको मिलेगी। अब यह dXI/ds1 यही T1I देगा, तो ये हमारा T1I, यही T1 ही कर्व C1 का टेंजेंट है और इसी को लाने के लिए इसी को हमको दिखाना था कि वो नॉर्मल प्लेन में है, इसीलिए ये dXI/ds1 निकाला गया कि जिससे हमको T1I मिले, तो ये T1I। अब यह ds1/ds ये भाई XI' ये TI हो गया, यह TI इधर के टर्म सभी कर्व C के, तो यह TI और प्लस यह ρ' PI। अब यहाँ से यह ρ PI' इसकी वैल्यू को लिख लें, तो एक टाउ BI माइनस कप्पा TI ऐसा आपने लिखा। अब आप क्या करेंगे, इसी की वैल्यू यह TI प्लस ρ' PI, अब इसका प्रोडक्ट करें प्लस यह टाउ BI और माइनस कप्पा TI। अब देखिए इस टोटल कैलकुलेशन में एक जगह ऐसा ही मिस्टेक हो जाता है, उस पर आप ध्यान रखेंगे कि जो यह रो है उसी की वैल्यू 1/कप्पा होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ही हमारा 1/कप्पा की वैल्यू है, तो इसको यदि कप्पा में बदलेंगे तो ये वैल्यू हमको 1 दे देगा। तो जहां रो इंटू कप्पा है इट मीन्स 1, यानी रो की वैल्यू 1/कप्पा या रो इंटू कप्पा इक्वल टू 1। ये बात ध्यान में नहीं आती है, तो हम अब देखिए 1 आ गया तो ये माइनस TI हो गया और प्लस TI से कैंसिल हो गया। यदि ये बात ध्यान में नहीं आती तो इसका भी कैलकुलेशन करते जाते, इसका भी जाते और वो सब कुछ आ जाता, लेकिन जो लाना है वो आपको नहीं मिलेगा। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, तो इसलिए यहाँ से जो ये वैल्यू आ जाएगा वो आपका यह TI और माइनस ρ' PI प्लस टाउ BI और माइनस TI ऐसा आ गया। और TI से समाप्त हो गया, तो जब समाप्त हो गया तब आपको मिल गया ये प्लस है
तब आपको मिला यह रो डैश पी आई और प्लस रो टाउ पी आई, यही मिला। ये हमारा T1I ds1/ds ये वैल्यू हमको मिल गया। अब आप देखेंगे कि जो ये वैल्यू हमारा यहाँ से मिला है, तो इसमें यह T1I है, ये उसका ये मैग्नीट्यूड है, इस यूनिट वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है, और ये यूनिट वेक्टर है और ये मैग्नीट्यूड है। अब हम देखेंगे कि ये जो वैल्यू है वो वैल्यू ऐसे प्लेन में लाइक कर रहा है जो पी आई और बी आई इसको कंटेन करने वाला। तो हमें ये पता है कि बी आई और पी आई इसको कंटेन करने वाला जो प्लेन होता है वही हमारा नॉर्मल प्लेन होता है। क्योंकि देखें ये आपका यह टी आई, ये इसी प्लेन में यह पी आई और इसका परपेंडिकुलर फिर ये बी आई, तो जो टी आई पी आई को कंटेन किया ऑस्कुलेटिंग प्लेन, और यह टी आई और यह बी आई इसको कंटेन करता हुआ टेंजेंट के परपेंडिकुलर ये नॉर्मल प्लेन। तो जो नॉर्मल प्लेन में जो भी होगा वो यूनिट वेक्टर पी आई और बी आई इसको कंटेन करने वाला प्लेन होगा। और हम देख रहे हैं कि यह T1I जो ये वेक्टर है ये तो उसका मैग्नीट्यूड है, जो ये वेक्टर है वो इस प्लेन में है और वो उस प्लेन में है जिसमें पी आई और बी आई को कंटेन करने वाला प्लेन है। तो पी आई और बी आई को कंटेन करने वाला प्लेन ही हमारा नॉर्मल प्लेन होता है। तो हमने यहाँ दिखाया कि T1I मीन्स टेंजेंट ऑफ कर्व C1, वो ऐसे प्लेन में लाइक कर रहा है जो पी आई और बी आई को कंटेन करने वाला है, और पी आई और बी आई को कंटेन करने वाला जो प्लेन है वही हमारा नॉर्मल प्लेन है। इट मीन्स हमने यहाँ से ये पार्ट दिखा दिया कि कर्व C1 का जो टेंजेंट हुआ वो हमारा कर्व C का, क्योंकि यह पी आई बी आई कर्व C का है, तो ये कर्व C का जो नॉर्मल प्लेन हुआ उस नॉर्मल प्लेन में ये लाइक कर रहा है। तो विच दैट इज T1I lies on the plane which contain PI and BI, that is normal plane, which is normal plane, or yeah, which is नॉर्मल प्लेन। ये हमारा नॉर्मल प्लेन में ये पार्ट हमारा यहाँ आ गया। तो इस तरह से जो ये पार्ट था वो हमने दिखा दिया कि जो यह T1I है वो ओरिजिनल कर्व जिसका प्रिंसिपल नॉर्मल है बाई नॉर्मल है, इसको कंटेन करता हुआ जो प्लेन नॉर्मल प्लेन होगा उसमें कंटेन करेगा। और थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि यह T1I जो है उसका डायरेक्शन क्या होगा, किस डायरेक्शन में वर्क करेगा। ये तो नॉर्मल प्लेन में तो इनफाइनाइट डायरेक्शन हो सकते हैं, लेकिन वो किस प्लेन में करेगा। तो अब ये चीज निकालने के लिए, क्योंकि नॉर्मल प्लेन यह P और B इसको कंटेन करने वाला है, तो ये हमारा PI है और ये हमारा BI है। सपोज कर लिया गया यह T1I ये PI से अल्फा एंगल बना रहा है, ऐसा हम लोगों ने ले लिया। तब हम क्या करें कि T1 अब ये अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। हमको जो ये पार्ट जो इतना ही पूछा जाता है तो हम दिखा दिए, वर्क हो गया। लेकिन इस T1I का चूंकि ये नॉर्मल प्लेन में तो ये सभी डायरेक्शन हो सकते हैं, लेकिन T1I किस डायरेक्शन में वर्क करेगा। तो अब हमने सपोज किया कि प्रिंसिपल नॉर्मल से T1I अल्फा एंगल बना रहा है। तो जब अल्फा एंगल बना रहा है तब हम देखेंगे कि इस अल्फा की वैल्यू क्या होगा, यानी प्रिंसिपल नॉर्मल से ये कितने एंगल पे वर्क करेगा। तो उस वर्क को निकालने के लिए ये रिजल्ट जो हमने यहाँ निकाला हुआ है इसी से उसकी वैल्यू निकलेगा। तो अब आप देखेंगे इसी में हम क्या करते हैं, T1I है, इस T1I और यह PI इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालें। तो T1I
और डॉट पी आई ऐसा लिया, तो T1i की वैल्यू ये निकला हुआ है। और इसकी वैल्यू को पहले निकालें तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर कर्व से, इसलिए 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, और cos दोनों के बीच का एंगल, तो दोनों के बीच का एंगल अल्फा लिया गया, तो ये हमारा अल्फा आ गया। अब इसमें जो T1i है इसकी वैल्यू इसको इधर ट्रांसपोज कर दें और तब T1i की वैल्यू निकाल लें, तभी हमारा आ गया रो डैश पी आई प्लस रो टाउ पी आई, और इधर आएगा तो ds बाई ds1, ये इधर आएगा तो ds, तो ये T1i इसकी वैल्यू को ये रख दिया, और फिर यहाँ पी आई ये बचा हुआ है, और यहाँ cos अल्फा, और पी आई का इसमें हम प्रोडक्ट करें तो यह पी आई ये तो 1 दे देगा, लेकिन पी आई 0 दे दिया, तो इसका मतलब यह रो डैश और यह ds बाई ds1, यह आ गया cos अल्फा। इसको हमने कोई एक इक्वेशन सपोज कर लिया 1 ऐसा ले। अब हम क्या करेंगे कि ऐसे ही ये T1i bi यह निकालेंगे, तो अब ये एंगल जो हुआ वो π/2 माइनस ऐसा आ गया, तो अब फिर से ये T1i और डॉट bi ये निकाला, तो फिर इसका यूनिट वेक्टर 1, तो T1i bi ये निकालेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, और cos ऑफ इन दोनों के बीच का एंगल, तो π/2 माइनस अल्फा, और फिर T1i की वैल्यू को हम लिखेंगे, तो T1i की वैल्यू यहाँ से यह रो डैश पी आई प्लस रो टाउ बी आई, और यह ds बाई ds1, और T1 है तो बी आई, यह बी आई ये हुआ, और यहाँ से साइन अल्फा cos π/2 माइनस अल्फा दैट इज साइन अल्फा, ये वैल्यू हमको यहाँ से मिला। अब हम क्या करते हैं कि फिर बी आई से हम प्रोडक्ट करेंगे, तो पी आई और बी आई यह 0 हो गया, लेकिन यहाँ से यह रो टाउ बी आई डॉट बी आई 1, और यह ds बाई ds1 ये आ गया हमको साइन अल्फा, इसको हमने 2 ले लिया। अब हम क्या करें कि यदि इसमें इससे डिवाइड कर देंगे तो ये दोनों सेम है या कैंसिल हो जाएगा, तो इसको कैंसिल करने के लिए हमने क्या किया 2 को 1 से डिवाइड कर दिया, जिससे हमको tan मिले, तो डिवाइडिंग बाई 1 डिवाइडिंग बाई 1 टू इक्वेशन 1 वी हैव, अब डिवाइड करें तो यहाँ से रो डिवाइडिंग 2 बाई 1 डिवाइडिंग 2 बाई 1, तो रो टाउ ये ds बाई ds1 कैंसिल हो जाए, इसीलिए तो किया जा रहा है, तो अब ये कैंसिल हो गया इससे, और बाई रो डैश इज इक्वल टू tan अल्फा और अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स रो टाउ बाई रो डैश। ये हमारा जो यह है एंगल निकाला गया कि यह प्रिंसिपल नॉर्मल से जो T1i होगा वो इतने ही एंगल पे, ये हमारा tan है, ये इतना एंगल हो गया। तब हमने दिखा दिया कि जो T1i था वो प्रिंसिपल नॉर्मल में है, और T1i जो PI है उससे अल्फा एंगल जो हमने सपोज किया था उस अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स रो टाउ बाई रो डैश इतना होगा। इस तरह से हमारा जो ये वर्क है वो कंप्लीट वर्क हो गया। ये इसको
इसको डिवाइड किया गया, 10 आया है तो इसको डिवाइड किया गया इससे, तो ये डिवाइडिंग 1/2 शेष कंप्लीट।